हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के सीसेट एग्जाम के रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम के अंदर वो हम यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके बाद में हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके जो मैथ के हैं वो भी मैं प्रॉपरली आपको डिस्कस करके बताऊंगा 2019 से। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर इस चैनल को यहाँ पे नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैंने सीसेट के 2020 के एग्जाम के मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखे उनको जाके देख सकते हैं, उनका प्रॉपर सोल्यूशन मैंने बताया आपको। और मैंने ये भी बताया कि कैसे क्वेश्चन को सोचा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर एक शॉर्टकट आपको आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी कहीं ना कहीं लगते हैं, वो भी हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सभी बच्चे, अगर आपको नहीं पता तो वो मैंने 2020 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अगर यहाँ पे इस हमारे पास यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के अंदर, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर सीएपीएफ के 2011 से लेकर 2020 तक के मैथ प्लस रीजनिंग के पूरे क्वेश्चनों का आंसर जो है प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। सीएपीएफ का पेपर जो होता है उसके मैंने यहाँ पर प्रॉपरली सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं अगर, तो अभी मैं आईबी की बात कर लेता हूं। आईबी के भी कुछ मैंने पीवाईक्यू इस चैनल के अंदर अपलोड किया, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे सीसेट के मैं काफी आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसा सोचना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। मैं आपको सिंपल एक कहानी बताता हूँ कि सीसेट का एग्जाम जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सोच रहा है कि चल आईएएस प्री जो होता है वो हमारे पास सिर्फ एक क्वालिफाइड नेचर होता है, सिर्फ 33% ही हमने मार्क्स लेने होते हैं, बट अगर आप कोई पंजाब स्टेट या कोई और स्टेट का एग्जाम देते हो, वहां पे जो सीसेट आएगा हमारे पास स्टेट एग्जाम के रिलेटेड, वहां पर जो आपके पास एग्जाम आएगा प्री, अगर आप पीसीएस की बात करते हो, तो वहां पर ये स्कोर जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, वो आपके स्कोर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पेपर की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबी की पेपर की फ्यूचर की तैयारी करो, या फिर आप एफकैट की करो, या फिर आप सीएपीएफ की, या फिर आप एसएससी की भी तैयारी करो, तो या फिर बैंक एग्जाम की, तो इस सीसेट के अंदर क्या मिलता है आपको, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो अलग ही होते हैं, टोटली न्यू। और इसके अंदर आपको एक चीज सीखने को मिलता है, वो है हमारे पास कंसेप्ट। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन कर लिया, उत्तर आ गया, बात खत्म, आपने कोई शॉर्टकट रट लिया, आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, इसके अंदर कंसेप्ट यूज होते हैं। अगर आपने जैसे एक टॉपिक आपके पास कैलेंडर का टॉपिक, अगर आपने कैलेंडर के टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तभी आपका उत्तर आ पाएगा, अदरवाइज आपका उत्तर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सोचते हैं, समझते भी हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक्स है, मिस्टर एक्स, उसके पास यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है। बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ऑन द 5th ऑफ मंडे ऑफ द अप्रैल। अगर आपको नहीं पता तो अप्रैल वाले मंथ के अंदर टोटल आपके पास 30 डेज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नवंबर वाले मंथ के अंदर टोटल 30 डेज होते हैं। ठीक है, दिसंबर 20 तक की कहानी पूछी है, और यहाँ पर ये नहीं पूछा 4th 5th, ऐसा नहीं पूछा, तो 20 दिसंबर हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन काफी लेवल अच्छे का है। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का आपने सोचा आंसर आ गया, नो, आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए अलग ही ढंग से। जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल बताऊं कि यार जो 5th मंडे होता है किसी भी अप्रैल की बात कर ले तो कैसे पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठे। मैं ऐसा कोई नहीं बताऊंगा कि शॉर्टकट कर लिया आंसर आ गया, इतना सब नहीं करेंगे हम। पूरा का पूरा सोल्यूशन इसको कैसे बनाया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो मैंने फर्स्ट डेट को ही मंडे मान लिया, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, आफ्टर 7 मतलब 8th को भी क्या हो जाएगा, मंडे हो सकता है। अगर फर्स्ट को होगा तो 8th को भी होगा। फिर से हम यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 15 को भी मंडे, फिर से 7 ऐड कर देंगे 22, फिर से मंडे, फिर से हम 7 ऐड कर देंगे 29, फिर से मंडे। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैंने 30 अप्रैल तक की बात करनी है, 30 अप्रैल तक, वहां तक मुझे 5 मंडे चाहिए, तो मुझे पहले को मंडे मानना पड़ेगा। तब तो एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा 29 ऑफ अप्रैल को, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, 29 ऑफ अप्रैल को एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये मेरे पास हो सकता है मंडे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर मैं यहाँ पे 2nd को मंडे मान लूं, तो इसमें 7 ऐड करोगे 9, फिर 7 ऐड करोगे 16, फिर ऐड करोगे 7 23, फिर ऐड करोगे 30,
और 30 को भी मंडे होगा। एक पॉसिबिलिटी मेरी ये बन जाती है, ये भी अप्रैल वाली है कि 30 अप्रैल को यहाँ पे मेरे पास 5th मंडे आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, एक ये और एक ये दोनों से ही उत्तर आने के चांस बन सकते हैं। बट एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, उसने बोल दिया कि यहाँ पर 5th को अगर यहाँ पे मंडे है हमारे पास, यहाँ पे 5th मंडे आपके पास अप्रैल का है, तो उसने बोला हुआ आगे वाले कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। मान लो आपने सोच लिया कि 29 अप्रैल को यहाँ पर मेरे पास क्या था, मंडे था, मैंने सोच लिया अपनी मर्जी से, दूसरी भी कंडीशन लगाएंगे, पहले हम इसको सोच लेते हैं। और उसने बोल दिया 5th थर्सडे हमारे पास नवंबर का जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, उसने एग्जैक्ट बोल दिया कि वो थर्सडे होना चाहिए। अब वो हो कैसे सकता है, हाउ वी कैन काउंट दैट, या तो हम यहाँ पे अप्रैल से लेकर नवंबर तक के डेज काउंट करके आफ्टर वाला एक शॉर्टकट था वो लगा देते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद आता तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला और समझ लो कि 29 को या तो मेरा थर्सडे हो सकता है या 30 नवंबर को थर्सडे हो सकता है, इन दोनों में से एक थर्सडे होगा जो कि आपके पास 5th थर्सडे होगा। ये कैसे होगा, जो मैंने अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट भी आना चाहिए। अगर आप सीधा इसको काउंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल इसको समझ सकते थे कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत बार एक कोड सिस्टम बताया, जैसे मंडे कह रहा था यहाँ पे जनवरी, क्योंकि हम मंथ का कोड लेंगे जनवरी फरवरी, ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने महीने होते हैं यहाँ पे दिसंबर तक, 12 महीने। इनका मैंने आपको कोड रटवाया हुआ है कि यहाँ पर पहला यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और लास्ट में लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये इनके कोड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अप्रैल की, जनवरी फरवरी मार्च, और ये हमारे पास अप्रैल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास नवंबर हो गया, नवंबर हमारे पास ये होता है। तो अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल का कोड कितना आ रहा है यहाँ पे 0, और यहाँ पे नवंबर का कोड कितना आ रहा है हमारे पास 4। अगर मैं 0 से 4 तक जाना चाहता हूँ, 0 से 4 तक जाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट में जाना चाहूँ, इस बात को समझे, अगर मैं डायरेक्ट जाना चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पे 29 ऑफ यहाँ पे नवंबर की बात करें, 29 ऑफ नवंबर की बात करें, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 29 ऑफ नवंबर को मैं इसके अंदर 4 नंबर ऐड कर दूंगा। इसके अंदर अगर आप 4 नंबर ऐड करोगे, ये वाले 4 नंबर, मंडे के अंदर 4 नंबर ऐड करोगे तो कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। और अगर मैं 29 को फ्राइडे मान रहा हूं तो मेरे पास 30 नवंबर को क्या आएगा, 30 नवंबर को फ्राइडे के आगे वाला दिन आ जाएगा मेरे पास सैटरडे। तो यार 29 और 30 को तो हमारे पास थर्सडे आया ही नहीं। अगर थर्सडे नहीं आया, थर्सडे से पीछे रहा होगा 28 नवंबर को। 28 नवंबर को अगर मेरे पास यहाँ पर थर्सडे रहा होगा, 28 को अगर थर्सडे रहा होगा तो वो 4th थर्सडे आएगा, वो 5th थर्सडे नहीं आएगा। इसकी वजह से मैंने आपको पहले बोला कि हमने जो पॉसिबिलिटी उठाई वो क्या हो जाएगी, गलत। इसी की वजह से आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पे 30th यहाँ पे अप्रैल को यहाँ पे मंडे मानता, ठीक है, अगर 30 अप्रैल को मंडे मानूंगा तो 30 ऑफ नवंबर को क्या होगा, 30 ऑफ नवंबर को क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5th थर्सडे के लिए मुझे यहाँ पे मंडे के अंदर अगर मैं अप्रैल से नवंबर तक जाना चाहता हूँ तो इंक्रीमेंट बाय 4 करना है। क्यों करना है, मैं अभी कोड सिस्टम से बताया था आपको। और अगर मैं इसके अंदर नंबर 4 ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास फ्राइडे आ जाएगा। अगर ये फ्राइडे होगा तो इसके एक दिन पीछे वाला जो अगर मैं ले लूँ 29 ऑफ नवंबर, तो वो मेरे पास थर्सडे होगा, और ये मेरे पास 5th थर्सडे हो सकता है, इससे बन जाएगा 5th थर्सडे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी टोटली ट्रू है, ये पॉसिबिलिटी मेरी टोटली ट्रू है, क्लियर। अगर मैं जाना चाहता हूं कि अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी ट्रू है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 30th ऑफ अप्रैल को मंडे रहा होगा, 29 को नहीं रहा होगा, ठीक है। पूछा क्या हुआ यहाँ पर, पूछा क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे 20th ऑफ दिसंबर, तो 20th ऑफ दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा ये पूछा जा रहा है। आप सिंपली एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर सीधा का सीधा यहाँ पे 30 अप्रैल से अगर मैं 30 दिसंबर का लॉजिक आपको बता दूं तो जल्दी आंसर आने के चांस है, और जल्दी आंसर आने का वही चांस है जो भी बताया था, 144,025, 036 और 146। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कितना है 0 और दिसंबर कितना है 6, तो कितने नंबर का एडिशन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 6 नंबर का एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे मंडे के अंदर अगर मैं सीधा 6 नंबर ऐड कर दूं तो ये वाला डे निकल के आ जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा, मंडे के अंदर 6 दिन ऐड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा,
ठीक है। संडे से अगर मैं यहाँ पे 10 दिन कम कर दूं तो मेरा 20th ऑफ दिसंबर आ जाएगा। काफी बच्चों को लगेगा सर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अगर आप इस क्वेश्चन को एक दो बार दोबारा से रिकॉर्डिंग में सीखोगे, समझोगे, तभी आपका स्टैंडर्ड बढ़ पाएगा। नहीं तो मैं भी आपको बोल दूंगा यार नंबर ऑफ डेज काउंट करने बैठ जाओ। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता लगेगा कि मई जून के अंदर कितने कितने डेज होते हैं। कहीं में 30 ले लेते हो, कहीं में 31 ले लेते हो। अगस्त का नहीं पता चलता कई बार। तो यहाँ पर ये गड़बड़ ना हो, इसके लिए कोड सिस्टम सीखना पड़ेगा, और अपने आप में ये कोड सिस्टम काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 30th ऑफ दिसंबर को संडे होगा तो मैं इसमें से 10 दिन माइनस करूं तो मेरे पास 20 दिसंबर का लॉजिक आ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा 7 माइनस कर दूंगा 23 को भी संडे रहा होगा, उससे 3 दिन यहाँ पीछे चले जाओगे तो संडे से अगर मैं 3 दिन पीछे ले जाऊंगा तो ये दिन आ जाएगा थर्सडे। ये सिर्फ मैंने माइनस किया है और यही इसका सही उत्तर है। एक बार इसको लॉजिकली आप दोबारा से समझना, आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के ट्राई करके देखो। सिलोगिज्म का टॉपिक है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, नो डॉग इज ए काउ। कोई भी डॉग यहाँ पे काउ नहीं है। काउ को हम यहाँ पे पूरा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे कैट और काउ में कंफ्यूजन हो। ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे नो काउ इज ए कैट। कोई भी काउ कैट नहीं है। आप खुद बताओ यहाँ पे काउ और कैट का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर मैं बोल दूं काउ एंड कैट का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। जिसका रिलेशन नहीं पता होता स्किप करते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है। कोई परसेंटेज कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अलग सिस्टम समझने की जरूरत है। सिंपल देखो, नो डॉग इज ए रैट। यहाँ पे डॉग और रैट का कोई रिलेशन है आपके पास? कोई रिलेशन नहीं है, तो स्किप कर दो, बात खत्म। Some cat are rat, some rat are cat, some cat are also rat, because this is a given proportion from the first statement. Some rat are cat, also some cat are rat. That's why third option will be true. तो option number 3 will be the right answer. Clear? Next question के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 बिल्डिंग है, डिफरेंट उनके अंदर पेंट किया हुआ है। उसमें से यहाँ पर 4 बिल्डिंग को यहाँ पे डिफरेंट पेंट किया हुआ है, और एक ओनली 1 कलर इज यूज्ड टू पेंट ए फ्लोर। सिर्फ एक ही कलर यहाँ पे पेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लोर कितनी है? यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक, और 4 इसमें से डिफरेंट है। अगर 4 कलर यहाँ पे डिफरेंट है तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर लिखेंगे, इनमें से 2 ऐसी होंगी जिनका पेंट सेम होगा, जिनका कलर सेम होगा, क्योंकि चारों को डिफरेंट करना है ना। हमने 4 को डिफरेंट करना है तो 2 को सेम करना ही पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द मिडल 3 आर डिफरेंट पेंटेड। ओके, जो पहले यहाँ पर ये वाली है तीनों, मैं इसको ऐसे डाल कर लेता हूँ, इनके अंदर तीनों के तीनों डिफरेंट पेंट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे देखो यहाँ पे 2nd एंड 4th के अंदर भी डिफरेंट पेंट है। अगर यहाँ पर ये रहा 2nd और ये रहा 4th, इसके अंदर भी डिफरेंट है। आगे देखो यहाँ पर 1st एंड 5th फ्लोर हैज ए रेड पेंट। अगर यहाँ पे 1st के अंदर भी रेड पेंट हो गया, यहाँ पे के अंदर भी यहाँ पे रेड पेंट हो गया, इन दोनों के अंदर अगर यहाँ पे रेड पेंट है तो हमें क्लियर कंफर्म हो गया कि यार जो बीच वाली 3 होंगी, 1 2 3 होंगी, इन तीनों का कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो बाई चांस अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट में भी गिवन था, और अगर दूसरे वाली की स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर भी ये वाला पॉइंट गिवन था। बट अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को ना भी रखूं अपनी समझ में, अगर मुझे पता चल गया टोटल 4 हमने डिफरेंट कलर करने थे, 4th हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर करने हैं, 2 हमने सेम रख ही दिए, तो यहाँ पर कोई भी रख लो, येलो ब्लू ग्रीन कुछ भी रख लो, तो 4 कलर फिल हो जाएंगे हमारे। तो सिर्फ 3rd स्टेटमेंट की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, बाकी स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ओनली 2nd नंबर आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो अभी मैंने पुराना क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन का काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन एक फ्री का नंबर का क्वेश्चन है। पी क्या हुआ? हमारे पास 3 टाउन है। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्या 60 किलोमीटर, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड आर इज 80 किलोमीटर, क्या इज टू द वेस्ट। वेस्ट को हमें देखते दिमाग में आना चाहिए कि यार ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और ये हमें पता होना चाहिए नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। ठीक है। वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको वी से डिनोट कर दूंगा, डब्ल्यू से। डब्ल्यू और ई से मुझे पता चल जाएगा कि यार डब्ल्यू इधर होता है, ई इधर होता है। कई बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। ठीक है। तो आप गड़बड़ मत करना यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहता है। ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि यार जो क्याऊ है वेस्ट ऑफ पी, मतलब पी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, इसके वेस्ट की और यहाँ पे क्याऊ है, पी के वेस्ट की ओर क्याऊ है, और पी एंड यहाँ पे क्याऊ का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर। तो ये हमारे पास 60 किलोमीटर गिवन है। आगे उसने बोल दिया जो आर है वो साउथ ऑफ पी है, तो आर इसके साउथ में ले जाते हैं यहाँ पे, और इसका पी और आर का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर, ये भी गिवन है।
और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ लूं कि आपके पास कितना होगा, तो हर एक बच्चे को पता होगा, जो बच्चों ने डायरेक्शन किया हुआ है, कि जब भी हमारे पास ऐसे कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, क्योंकि आपको ये बताया गया होगा बहुत बार कि ये अगर 90 डिग्री होगा और ये हमारे पास, अगर मैं इसको बेस मान लूं और ये मैं p मान लूं और ये मैं h मान लूं, तो पाइथागोरस लगा लोगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी ये पाइथागोरस लगा लेंगे, हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। वही डिस्टेंस पूछा हुआ है क्यू आर, तो यहां से क्यू आर का सिंप्लीफाई करोगे तो 100 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर है डी, ये आपका सही उत्तर है। अब यहां पर आपको ट्रिपलेट भी आनी चाहिए। जैसे मैं ट्रिपलेट की बात करूं, 3 4 5 एक कॉमन ट्रिपलेट है जो कि ये पाइथागोरस फॉलो करती है। 5 इज ए हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार बोल दूं कि यार इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 हो जाएगा, तो इसको और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 और 100, तो सीधा ही आपका 100 उत्तर आपको पता होना चाहिए कि हमें ट्रिपल यहाँ पे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर ये वाले जो नंबर है पहचानने पड़ेंगे। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 40 50 एक हमारे पास 100 ट्रिपलेट बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पैलोग्राम, यहाँ पे उसने पूछा है नंबर ऑफ द पैलोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना सर सीधी लाइन ही है, सीधी हो या ऐसे हो कोई बात नहीं, हमने पैरेलल बना लिया अपनी मर्जी से, हमने थोड़ा सा टेढ़ा रख लिया इसको अपनी मर्जी से। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास पैलोग्राम कितने बनेंगे ये पूछा जा रहा है। पैलोग्राम का मतलब सिर्फ ये होता है जो ये वाला आपके पास बॉक्स बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक। ठीक है, इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, एक वो था और एक ये भी हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखा देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ठीक है, ये भी मेरे पास एक पैलोग्राम बन गया। ठीक है, तो पैलोग्राम का शॉर्टकट क्या होता है, जब आप यहाँ पे नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6। ऐसी नंबरिंग इधर कर दो 1 2 3 सबको ऐड कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पैलोग्राम निकल के आ जाएंगे 36। ये आपका सही उत्तर है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, समझ लेना अच्छे ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कहीं ना कई बार। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, एक लाइन और लगा लेते हैं। ठीक है, मान के चलना सीधी लाइन बनाइए। अब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, एक तो पूछ लेगा रेक्टेंगल, एक पूछ लेगा स्क्वायर। तो रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, सीधा नंबरिंग कर दो और सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10, 1 and 2 3, 3 and 3 6 and 4 10। क्लियर, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, सबको ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 10। इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास बन के आ जाएंगे यहाँ पे 100। इसके अंदर टोटल 100 रेक्टेंगल है। अब फ्री टाइम आप काउंट कर लेना। ठीक है, स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लो। ये जरूरी नहीं 4/4, ये 4/3 4/2 कोई नंबर हो सकता है। इनको करो प्रोडक्ट, प्लस एक नंबर इसमें से माइनस करो, एक नंबर इसमें से माइनस करो, मल्टीप्लाई, प्लस एक नंबर इसमें से माइनस करो, एक नंबर इसमें से माइनस करो, मल्टीप्लाई, प्लस एक नंबर इसमें से माइनस करो 1, एक नंबर इसमें से माइनस करो 1, मल्टीप्लाई, प्लस और एक नंबर जब इसमें माइनस करोगे 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा 16 + 9 + 4 + 1। इसको सिंप्लीफाई आप सिंपली ऐड करोगे तो यहाँ पे 30 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकल के आएंगी। स्क्वायर क्या होता है, कॉमन साइड जो हमारे बराबर साइड है उनका, यहाँ पे जो 4 साइडेड क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, क्लोज फिगर बन जाएगा जो कि बराबर होनी चाहिए चारों की चारों। ठीक है, वो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन जो है समझ आ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। In every alternate letter of a English alphabet from B onward including B is written in a lower case. Okay, जो B हो गया हमारे पास ये इवन नंबर होता है। कैसे पता चलेगा, अगर मैं 1 और 2 लिखूंगा तो ये सेकंड पे आ गया ना, फिर D हमारे पास सेकंड पे आएगा, F सेकंड नंबर, एक एक नंबर छोड़ के आएंगे तो सारे के सारे अल्टरनेट चलेंगे। तो मतलब B से हमें कंफर्म हो गया कि जो लोअर केस वाले होंगे, लोअर केस वाले को हम क्या बोल देंगे, सिंपल इवन नंबर बोल देंगे। ठीक है, और जो बाकी बच गए हैं उनको हमने कैपिटल रखना है। कैपिटल किसको रखेंगे, फिर हम यहाँ पे ऑर्डर रखेंगे। ठीक है, उसने पूछ लिया हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन एज। आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ, ये वो चीजें। अगर नहीं भी है तो सभी के ऑप्शन देख लो, जुलाई में है तो जुलाई रहा होगा।
तो आप सोचने मत बैठो यहाँ पे, अगर ये डिफरेंट होते तो सोचना पड़ता है यार मंथ कौन सा है, फिर आपको सोचना पड़ता, बट यहाँ पे ऑप्शन से हेल्प मिल गई कि जुलाई रहा होगा। और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जुलाई का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 10th नंबर पे होता है, जे आपका पहला होता है जो 10वें नंबर पे आता है एबीसी के अंदर। अगर मैं ए बी सी डी अप टू सॉन जेड लिखूंगा तो जे का नंबरिंग इधर से करोगे तो ये 10 नंबर आएगा। ऐसे यू का नंबर कितना आएगा 21, और एल का नंबर कितना आएगा यहाँ पे 12, और वाई का नंबर कितना आएगा यहाँ पे 25। क्लियर। और 10th नंबर हमें पता चल गया यहाँ पे। 10th नंबर हमने क्या रखना है, इवन नंबर को छोटा, तो छोटा हम यहाँ पे जे रखेंगे, स्मॉल जे, तो स्मॉल जे रखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल जे वाला खत्म हो गया कहानी। और 21 हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर को कैपिटल रखेंगे तो यू, तो तीनों में यू ठीक है। एल आपके पास 12 है, इसको हम यहाँ पे इवन नंबर को छोटा रखेंगे तो एल ऐसा रहेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। एल यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है तो एल ऐसा रहेगा। 25 में क्या आएगा, फिर से हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर, इसको रखेंगे कैपिटल, कैपिटल वाई रखेंगे तो कैपिटल वाई ये रहा, ये छोटा वाई है, इसके लिए ये ऑप्शन गलत, ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। फ्री नंबर का क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपके पास ऐसे कितने 5 हैं which are not immediately preceded by 3 which are and but also immediate followed by the 7, मतलब 5 के यहाँ पर पीछे 3 नहीं आना चाहिए, आगे 7 आना चाहिए। तो एक तो पेयर यही दिख गया, एक तो पेयर यही दिख गया। 5 के पीछे 3 नहीं आना चाहिए तो ये नहीं काउंट करेंगे। 5 के पीछे 3 नहीं आना चाहिए, नहीं काउंट करेंगे। तो सिर्फ एक ही पेयर दिख रहा है तो एक इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखो छोटे क्वेश्चन है उसको हम बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे उसको, जहां पे जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी लास्ट किया, ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर आप समझ जाओगे तो आंसर कर पाओगे, नहीं तो रह जाएंगे। ठीक है। अगर इसके लिए मैं बात करूं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर मैं कुछ भी सर्कल में लिखूंगा इसका मतलब आप समझोगे फीमेल, और अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स में लिखूंगा तो इसका मतलब समझोगे आप मेल, और यहाँ पे जब मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन लगाऊंगा इसका मतलब आप समझोगे ब्रदर सिस्टर, और अगर मैं यहाँ पे डबल लाइन लगाऊंगा तो इसका मतलब आप समझोगे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, और अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन लिखूंगा इसका मतलब क्या समझोगे आप, गैप जनरेशन। गैप जनरेशन समझ आ रहा है, गैप जनरेशन लाइक उसके किसी के पेरेंट्स हैं, उसके चिल्ड्रन है, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है। ये 5 सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो सारे बच्चे इन सिंबल्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। एक ज्वाइंट फैमिली है, उसके अंदर टोटल 7 मेंबर है। ध्यान रखना 7 ही होने चाहिए, आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाओगे नहीं। अगर 7 गिवन है तो 7 तक लेकर जाएंगे। ठीक है। उनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। और उसके अंदर लिखा है विद 3 फीमेल, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 फीमेल, तो दिमाग में रख लेंगे यार 3 फीमेल है। अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 फीमेल है तो 4 हमारे पास मेल होंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं साइड में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। जी इज ए विडो, ओके, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर एफ। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पर एक जी बनाता हूं, यहां पर सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है कि यहां पर ये किसी का, यहां पर जो जी है, जी जो होगी ये आपके पास यहाँ पर फीमेल आएगी, बिकॉज क्योंकि ये सिस्टर लिखा हुआ है। और आगे ध्यान क्या रखना है, किसी की सिस्टर है, हमें नहीं पता किसी की मेल की या फीमेल की, हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई तो कोई आएगा, और उसकी शादी हमारे पास पता है कि यार एफ से रही होगी, उसकी शादी एफ से रही होगी। यहाँ पे कोई ना कोई होगा जो जी की उसकी सिस्टर लगती है, तो ये ऑटोमेटिकली एफ जो होगा, अगर एफ जी को आवाज मारेगा तो सिस्टर इन लॉ बोलेगा। क्लियर। और ये फादर है तो यहाँ पर हम डब्बे में लिखेंगे। क्लियर है। और किसका फादर है, लिखा हुआ है यार डीज फादर, तो यहाँ पे डी का फादर है तो डी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर। नीचे लिख दिया, नीचे आपको पता चल गया वर्टिकल लाइन से कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, गैप जनरेशन आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक ठाक दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। यहाँ पे हम डी लिखेंगे, अभी डी मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, हम छोड़ देंगे। ठीक है। आगे देखो, जी एक विडो है, जी का यहाँ पे किसी से शादी नहीं होगा, ये तो क्लियर है। बी एंड डी आर सिबलिंग, आपके पास यहाँ पे सिबलिंग लिखा हुआ है तो बी एंड डी हमारे पास क्या होंगे, रिश्तेदारी में ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। अभी कैन नॉट डिसाइड बी इज ए मेल और फीमेल, हम यहाँ पे बी को ऐसे छोड़ देंगे, और सिंगल लाइन से पता चल गया ब्रदर सिस्टर है। क्लियर। और ए इज ए डॉटर ऑफ ए बी, जो ए है डॉटर ऑफ बी है, तो बी की डॉटर है तो नीचे लिखेंगे, और ए हमारे पास डॉटर है तो उसको फीमेल में लिखेंगे सर्कल में। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज ए कजन ऑफ बी, जो बी का कजन है सी, अगर बी का कजन सी है इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि जो एफ का चिल्ड्रन ही होगा। अगर एफ का चिल्ड्रन होगा तो ब्रदर सिस्टर ही हो जाएगा। बी का कजन का मतलब होगा कि यार जो इनके रिश्तेदारी हैं उनके किसी और भाई, जैसे उसके मामे का लड़का या मामी का लड़का हो सकता है, तो हम उसके यहाँ पे किसी अपनी रिश्तेदारी के लड़के या लड़की की बात कर रहे हैं, तो कजन के बदले में पता चल गया कि जो जी है उसका ही कजन यहाँ पे, जी का यहाँ पे चाइल्ड होगा सी, और हमें पता चल जाएगा बी का रिलेशन सी के साथ होगा कजन का। वी कैन नॉट डिसाइड सी इज ए मेल फीमेल, वी डोंट नो। ठीक है।
अब हमारे पास इतना फिल हुआ। अब यहाँ पर फिल करते करते सारे बच्चे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो कि हमारे पास एफ जो है, एफ की शादी किसी फीमेल से होगी, ये क्लियर है। क्यों होगा? क्योंकि ये मेल है। अगर ये मेल है और यहाँ पर देखो सारे नंबर फिल हो गए, एक नंबर रह गया। कौन नंबर रह गया? ई रह गया, तो यहाँ पर ई बैठा होगा। और अगर ये ई फीमेल है तो आपको पता है क्या था स्टार्टिंग में, 3 फीमेल है। वैसे तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। आप देख सकते थे हु इज ई लिखा हुआ है, तो वाइफ ऑफ ए एफ, एफ की वाइफ है, बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, चेक कर लो, एफ की वाइफ दिख रही है वो, ठीक है। ग्रैंड मदर ऑफ ए के यहाँ पर जो ए के जो पेरेंट्स हैं उनके आगे पेरेंट्स हमारे पास हैं ई, तो मतलब ग्रैंड मदर होगा। और मदर के लिए आपको पता है ये फीमेल होनी चाहिए, लिखा हुआ है फीमेल, सेकंड इज आल्सो ट्रू। थर्ड इज आंट ऑफ ए सी, सी की आंट भी है बिल्कुल, क्योंकि सी की यहाँ पर मदर जी है, जी की यहाँ पे बहन ई है, तो उसको आंटी बुलाएगी। उसके जैसे मम्मी, चाची, ताई हम बोल देते हैं, तो इंग्लिश के अंदर हम सबको आंट बोल देते हैं, तो थर्ड भी टोटली ट्रू है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बी डी सी के जेंडर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर पड़ जाती तो हम ये बोल देते कि यहाँ पर 3 फीमेल होंगी। फीमेल कौन कौन सी है हमारे पास? ई फीमेल है, जी फीमेल है और ए फीमेल है, ठीक है। तीनों की तीनों फीमेल है, तो बाकी सारे बचे हुए मेल होंगे या नहीं होंगे? बताओ ऑटोमेटिकली। 4 मेल होंगे, चारों के चारों मेल होंगे। क्वेश्चन हमारा सही है, तीनों ट्रू हो रहे हैं, तो ये आपका सही आंसर जा रहा है। ये भी हमें वेरीफाई करना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 4 फीमेल बना लो, 3 ही फीमेल बन रही है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ये रहा एक फ्री नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपके पास यहाँ पर सिंबल्स को कुछ लिखा हुआ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो डिजिट को सबसे पहले लिख लिया जाता है। और यहाँ पे आप देखो डॉलर का आइकन है, वो डिवाइड में दे रहा है, ये रहा डॉलर यहाँ पे, तो इसको डिवाइड में लिखोगे आप सबसे पहले। आगे जो एट द रेट है उसको मल्टीप्लाई, एट द रेट यहाँ पे है तो उसको मल्टीप्लाई लिखेंगे। हैश टैग हमारे पास यहाँ पर जो हैश लिखा हुआ है, हैश को लिखेंगे माइनस, तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है, बट तब तक जब तक आप इसको इजी तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक है। कब? अब ध्यान रखो सारे बच्चे, अगर आपने यहाँ पर इसको पहले माइनस कर लिया, गड़बड़ कर लिया, यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले बोर्ड मास, ठीक है। और बोर्ड मास से पहले वी बोर्ड मास भी आजकल आ चुका है, उसको भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ किसी ने वी बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का कहना ये है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिविजिबल को सॉल्व करते हैं। डिविजिबल मतलब ये 1/5 है, 1/5 को सिंप्लीफाई करोगे 0.2, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हमारा डायरेक्ट भी आ रहा है इसको कट करने पे, ठीक है। तो 10 - 1 करोगे 9 आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। पहले माइनस नहीं करना था, बस पहले डिवाइड करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 पर स्टूडेंट हैं और लिखा हुआ है कि अपीयर करते हैं कि अलग अलग हमारे पास टेस्ट के लिए, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। देखो कंडीशन को ना साथ ही बना लेना चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, और उसने बोल दिया इधर सी एफ स्कोर द हाईएस्ट, या तो सी ऊपर बैठेगा या तो एफ ऊपर बैठेगा। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी ले ली, हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी हमने मान लेना, ठीक है। अगर सी हमारे पास हाईएस्ट होगा तो ई सबसे छोटा होगा, सी सबसे ऊपर होगा तो ई सबसे छोटा होगा, और एफ यहाँ पे अगर हाईएस्ट होगा तो बी सबसे छोटा होगा, एफ अगर ऊपर होगा तो बी सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट ए डिफरेंट मार्क्स, डी स्कोर हायर देन ए, इसको हम साइड में लिखेंगे, ठीक है। डी जो है वो ए से ऊपर बैठा है और लिखा है बहुत क्लोजली है दोनों कंपटीशन के अंदर, और ए जो है ए का स्कोर ज्यादा है बी से, ए का स्कोर ज्यादा है किससे? बी से, और सी का स्कोर ज्यादा है यहाँ पर ए से। तो सी का स्कोर ज्यादा ए से हो सकता है, क्या पता सी हमारा यहाँ पे बैठा हो कहीं ना कहीं, क्या पता इसके ऊपर बैठा हो, वी कैन नॉट डिसाइड। तो हम सी यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी तो पढ़ना है ना किसके ऊपर पूछा हुआ है। लिखा हुआ है कि एफ स्टैंड इन द सेकेंड रैंक, अगर एफ स्टैंड करेगा सेकेंड रैंक के ऊपर तो पहली स्टेटमेंट तो इग्नोर कर देंगे ना हम, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो इग्नोर होगी टोटली। पहली स्टेटमेंट हम कैसे सही कर देंगे अगर हम यहाँ पे एफ को सेकंड बोलेंगे? एफ तो टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, फर्स्ट के ऊपर बैठा हुआ है। अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाता हूं, ये हमारे पास देखो सी सबसे ऊपर बैठेगा, ये 3 पॉसिबिलिटियां साथ में आएंगे, तो यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा बी, क्लियर है। उसने पूछा बी की पोजीशन बताओ, बी की पोजीशन आपकी यहाँ पर कौन सी आ रही है? 5th आ रही है, तो ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। एक बार इसको दोबारा पढ़ना, और इसके ऊपर हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगाओ, बट हम इसको दोबारा से इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस साथ ही होती रहे, ठीक है। बनाने के लिए तो मैं पुरानी स्लाइड फिर से बता दूं, बट मुझे चाहिए कि आपको 1-2 बार दोबारा से बता दूं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सोचना ऐसी है एक बार में, ऐसा नहीं कि आप बार बार इसको सोचने बैठोगे तो गड़बड़ करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। 6 स्टूडेंट हैं, ABCDEF अपीयर इन फिर से अलग अलग टेस्ट, सी और ही फिर से लिखा हुआ है वही है ना, तो हम सिंपल बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर
1 2 3 4 5 6। सी और एफ टॉप के ऊपर है, सी और एफ टॉप के ऊपर हो सकते हैं। अगर सी टॉप के ऊपर होगा तो ई सबसे छोटा आएगा, तो ई सबसे छोटा होगा। और अगर एफ सबसे टॉप के ऊपर होगा, बी सबसे छोटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि डी का स्कोर जो होता है वो ज्यादा होता है हमारे पास ए से, और जो ए है उसका स्कोर ज्यादा होता है बी से, लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सी स्कोर हायर देन ए, तो सी स्कोर का हायर देन ए, तो ये फॉर्मेट बनेगा। अगर उसने बोल दिया कि यार बी अगर सबसे छोटा होगा, बी अगर लीस्ट होगा, तो ये पॉसिबिलिटी कट गई, पॉसिबिलिटी कट गई है, क्योंकि इसको छोटा बनाना पड़ेगा। तो सी का रैंक बताओ, तो भाई सी का रैंक यहीं से निकल पाएंगे। तो सी का रैंक यहाँ पे देखो, अब समझना भी पड़ेगा। यहाँ पे काफी बच्चे ना गड़बड़ करते हैं, मैं आपको वही बताने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ, समझना इसको। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो हम यहाँ पे सीधा इसको फिल कर दें, क्योंकि उसने यहाँ पे ना सी का पॉसिबिलिटी पूछा है, सी कहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पर सी को ऐसी रख दूं, सी यहाँ पे रखूं, यहाँ पे डी रख दूं, यहाँ पे ए रख दूं, और यहाँ पे ए रखूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये भी स्टेटमेंट जो है ठीक हो रही है, और बी से ऊपर भी ए आ रहा है, ये भी ठीक जा रहा है। और यहाँ पे सी की पोजीशन कितनी आ रही है? ऊपर से सेकंड आ रही है, तो यहाँ पे सेकंड हो सकती है। अगर मैं, मुझे पता है एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, क्या पता इसको मैं साथ ही साथ लिख दूं, यहाँ पर ए यहाँ पे लिखूं, डी यहाँ पे लिखूं, सी यहाँ पे, ई मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या दिक्कत है? ठीक है क्या नहीं? तो यहाँ पे भी ई लिखा जा सकता है, तो सी की पोजीशन थर्ड भी हो सकती है, हाँ भाई थर्ड भी हो सकती है, या तो सेकंड हो जाएगी या थर्ड हो जाएगी, वी कैन नॉट डिसाइड, या तो सेकंड होगा थर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्लियर? इसमें उलझना नहीं है आपने। यहाँ पे काफी बच्चे उलझने के लिए सोच रहे हैं, उलझना नहीं है, इधर और का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा यार इधर और भी हो सकता है, क्योंकि ई कैन नॉट डिसाइड, ई का मतलब तो यहाँ पे था ना हमारे पास। अब ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दी, ई सबसे छोटा नहीं, हमने उन्होंने बोल दिया कि बी सबसे छोटा होगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, तो जो बच गया उससे हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर देखते हैं, फिर से एक बार करते हैं इसी क्वेश्चन को। यहाँ पर अब मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं। और अगर यहाँ पर हमारे पास एफ ऊपर रहेगा सबसे, तो यहाँ पर हमारे पास बी सबसे छोटा हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सी सबसे ऊपर रहेगा, तो ई सबसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको डी, जो कि ए से ग्रेटर है, ए हमारा बी से ग्रेटर है, और यहाँ पे जो डी है, सॉरी ए है, सी है, वो ए से ग्रेटर है, ये लिखा हुआ है। और उसने बोल दिया अगर ई को रैंक मैंने थर्ड करवाना है, अगर ई को रैंक मैंने थर्ड करवाना है, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई काम से, ये तो पॉसिबल ही नहीं बना, क्योंकि ई को थर्ड करवाना है, तो ई यहाँ पे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू? अगर यहाँ पर ई को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो बाकी पॉसिबिलिटी को बिठा दो, और ए और बी और डी को चेक करो कैसे कैसे हो सकता है। यार पर मुझे सिंपल दिख रहा है कि ए और बी तो यहाँ पे साथ में आ जाएंगे, और डी भी आ जाएगा, सी इसके ऊपर रहेगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। ई गेट मोर मार्क्स देन डी, ई तो छोटा हो गया यहाँ पे, ई तो छोटा हो गया ना यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट गलत। सी गेट मोर मार्क्स देन ई, हाँ बिल्कुल, सी जो है वो ई से ज्यादा हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ए रैंक फोर्थ, ए फोर्थ पे नहीं फिफ्थ पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया। डी रैंक फिफ्थ, डी हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है। यहाँ पे S1 S2 हमारे पास 2 आइटम दे रखे हैं, उसको समझना पड़ेगा कि आपका किसके थ्रू आपका जो उत्तर है वो सही आ पाएगा, और कौन सा करेक्ट है ये पूछा हुआ है, ठीक है। ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, यहाँ पे मैं सोहन लिख लेता हूं, और यहाँ पे दूसरा कौन है? मोहन, ठीक है। ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 गुना कर दूं एस को, ये हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ एस कर दें, अगर 2 ऑफ एस करें, यहाँ पे छोटा होगा, छोटा होगा किससे? या तो मोहन से होगा या फिर रोहन से होगा, ठीक है। आगे ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, अगर मैं यहाँ पे रोहन को 2 गुना कर देता हूं, देन वेट ऑफ द मोहन और दैट ऑफ द सोहन जो होगा उससे ग्रेटर आ जाता है। तो रोहन जो है अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं, ग्रेटर हो जाता है हमारे पास मोहन से या फिर सोहन से, तो मोहन और सोहन से ग्रेटर हो जाएगा, तो इससे तो ही पता चला, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, वेट ऑफ द मोहन इज ग्रेटेस्ट, मोहन का वेट क्या ग्रेटेस्ट होगा क्या? वी कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि जब इसको ट्वाइस किया ये भी बड़ा हो रहा है। अब वेट ऑफ सोहन, सोहन ग्रेटेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है। वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, और विच ऑफ, यहाँ पर उसने पूछा कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, हमें नहीं पता, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। एक बार दिमाग चला के इसको आप ट्राई करके देखो, इसका सही उत्तर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। आई होप आपने ट्राई करके देख लिया होगा। अब सिंपल देखो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, हमने तो ट्वाइस किया है ना। अब हो सकता है यहाँ पर आप कोई नंबर सोच के करने की कोशिश करो, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। यहाँ पे आप नंबर भी सोच लोगे तब भी उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारे पास? डी ऑप्शन, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड हु इज ग्रेटर। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको सिंपल स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे सोहन है, मोहन है, यहाँ पे रोहन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 2 मान लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे मेरे पास
एक मान लेते हैं, एक नहीं थोड़ा कम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हम इसको 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं तो आपको देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, दोनों में ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे सर रोहन ग्रेटर हो गया, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ हो सकता है सी ऑप्शन बन जाए, बट अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, सोहन को मैं 1 रखूं और यहाँ पे रोहन को मैं 3 कर दूं और मोहन को मैं 4 कर दूं, तब भी तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। तब भी आप देखो यहाँ पर सोहन का ट्वाइस करेंगे इससे छोटा रहेगा, और रोहन का ट्वाइस करेंगे तो वो दोनों से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका रोहन जो मोहन है वो ठीक जा रहा है, फिर मोहन ग्रेटर, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन सा ट्रू होगा। इसके लिए आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, वी कैन नॉट डिसाइड विच इज ग्रेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए मोहन, सेम स्टेटमेंट है, बिल्कुल हाँ सेम स्टेटमेंट है। उसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा रहेगा। सबसे छोटा सिंपल सोच के देखो, सोहन को अगर मैं 2 गुना कर देता हूं, सोहन को अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस कर दूंगा तो भी मेरे पास ये मोहन या रोहन से छोटा ही रहता है 2 गुना करने के बाद, तो सोहन ही छोटा होगा या नहीं होगा बताओ। तो ये क्वेश्चन तो आपका देकर ही होना चाहिए था कि बी ऑप्शन इज ए ट्रू, सोहन सबसे छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या नंबर माइनस हुआ, 3, फिर 129 से 124 तक आते आते 5 नंबर माइनस, फिर यहां से यहां तक -7, फिर यहां से यहां तक आप चेक करोगे 9 हो रहा है, नहीं हो रहा, 9 नहीं हो रहा, फिर कितना हो रहा है यहाँ पे 11 हो रहा है, फिर आप यहां से यहां माइनस करोगे कितना आएगा 106, और 93 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। हमें यहाँ पे एक चीज सीखनी पड़ेगी यार, 9 नहीं है यहाँ पे, अगर 9 होता तो ऑड नंबर का डिफरेंस होता। अब क्या होगा यहाँ पे इवन, यहाँ पे प्राइम नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, उसके आगे प्राइम नंबर क्या आएगा 17, तो इसमें से आपने 17 को माइनस करना था। जब आप 93 में से 17 को माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 76, ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि हम गैप ले रहे थे बार बार, तो 93 माइनस 17 करेंगे, 76 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। 10 मिनट यहाँ पे फास्ट हो जाती है हर 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट का एरर आ रहा है, ठीक है। और सुबह हमने यहाँ पे 8 बजे का टाइम लगा दिया मंडे के अंदर, कि सुबह हमने 8 बजे देखना है मंडे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 8 बज चुके हैं, और हमने चेक करना है कि यहाँ पे वेडनेसडे तक, यहाँ पे शाम को 6 बजे तक कितना इफेक्ट पड़ेगा, वेडनेसडे तक शाम को 6 बजे तक हमारा कितना इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है। और ये देखो यहाँ पे फास्ट हो रही है, मतलब एग्जैक्ट टाइम 6 नहीं बजेगा, 6 से पीछे वाला टाइम होगा अगर मैं रियल क्लॉक के अंदर जाऊंगा, क्योंकि टाइम तो फास्ट होके आएगा घड़ी पे, तो कितना टाइम आपका रियल रहा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सारे बच्चे बताओ, अगर मैं मंडे की बात कर लूं, मंडे मैं सुबह 8 बजे इसको चेक करना शुरू करता हूं, तो मंडे से ट्यूसडे तक तो 24 घंटे हो गए 8 बजे तक, और वेडनेसडे के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे फिर से हो गए, तो टोटल कितने हो गए 48 घंटे हो गए सीधा। और 48 घंटे के बाद आगे वेडनेसडे के सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चेक करना है, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितना, 8 और 4 12, और 12 में 6 लेकर आने के 6, 6 और 4 10 घंटे, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 घंटे और लगेंगे। टोटल कितने घंटे लगेंगे, 24 यहाँ पे रहे, 24 यहाँ पे रहे, और यहाँ पे टोटल 10 घंटे, ठीक है। टोटल कितने घंटे हो गए हमारे पास यहाँ पे 48, 48 और 10 58 आवर, 50 अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट हो रहा है, तो आप सारे बताओ 58 आवर में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या यूनिटरी मेथड आता है हर एक बच्चे को, अगर मैं 58 की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको ऊपर इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए तो आप सिंपल जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, ये हमारे पास 29 टाइम कट जाएगा, और ये हमारे पास 12, और यहाँ पर आपको सिंपल आपको देखो अप्रोक्सीमेशन में भी कट करना आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में कैसे, अगर जो 12 है 12 को ना मैं यहाँ पे 2 × 6 लिख लेता हूँ, 2 इससे कट कर देता हूँ 5, और इसको इससे कट कर देता हूँ यहाँ पे 5, 5 और 5 कितना आ जाएगा अप्रोक्स 25 मिनट। एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 29 था ना, मैंने पॉइंटों में ले लिया, तो यहाँ पे 24 मिनट के 25 मिनट के आसपास आएगा, मतलब 24 के आसपास समथिंग, ठीक है। तो 6 बजे नहीं होगा, 6 बजे से 25 मिनट के कम कर लो, तो 5:36 के आसपास रहा होगा या 5:35 के आसपास रहा होगा, पॉइंटों में ले लिया हमने अप्रोक्सीमेशन में, ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर अगर मैं एक दिन की बात कर लेता हूँ, 24 घंटे में 10 मिनट का इफेक्ट पड़ेगा, तो नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से कितने मिनट का इफेक्ट पड़ेगा 10 मिनट का पड़ेगा, क्योंकि पहले ट्यूसडे तक आ रहे हैं, फिर वेडनेसडे तक आ रहे हैं, फिर आगे 10 घंटे का इफेक्ट ही था, तो अगले बार जो 10 घंटे आएंगे आप सिंपल देखो 24 का आधा कर दो, 24 का हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा, 24 का हाफ कर दोगे 12 मिनट,
12 घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट का भी आधा कर दो, 5 मिनट का फैक्ट होगा, तो 12 घंटे के अंदर अंदर 5 मिनट का होगा। यहाँ पे 10 है, 12 से भी थोड़ा सा कम है, तो 5 नहीं, यहाँ पे 5 का भी थोड़ा सा कम होगा, नियर अबाउट 4 मिनट कर लेते हैं हम। तो टोटल कितना मिनट का कम हो जाएगा? 24। तो 24 कम करेंगे यहाँ पे 6 बजे में से, तब भी आपका उत्तर ही आएगा। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। जैसे ये दिखने पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसको हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे 8 का स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे 100 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर। ठीक है, हमें दिखने पे दिख रहा है कि यार हमारे पास अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 14 है, फिर 12, फिर 10 होगा, तो आगे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 होगा, तो यही इसका उत्तर होना चाहिए। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आई होप सबको समझ आ गया। ये हमारे यहाँ पे 64 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 18 नंबर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम भी। 2020 के अंदर भी सी सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इन लेटर्स को फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ ए, फिर फिल करता हूँ बी, फिर फिल करता हूँ बी, फिर यहाँ पे ए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैंने पहले ऑप्शन को उठा के यहाँ पे फिल किया, सी डबल ए, डबल सी डबल ए, यहाँ पे बी डबल ए, यहाँ पे डबल बी या ट्रिपल बी होना चाहिए था, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सीक्वेंस नहीं बना पहले से। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी को फिल करो, यहाँ पे ट्रिपल बी, 1 बार बी, 2 बार और 3 बार। यहाँ पे देखोगे डबल सी ए, फिर यहाँ पे डबल सी ए, फिर डबल ए आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बी, इससे भी कोई लॉजिक नहीं बना, बट आप इसको ढंग से देखोगे तो यहाँ पे 5 का लॉजिक बन जाएगा। चेक करो, डबल सी ए डबल सी, फिर आगे देखो डबल ए बी डबल ए, फिर डबल बी सी डबल बी, ये एक सीक्वेंस बन गया। इसकी वजह से सेकंड ऑप्शन विल बी ट्रू, बाकी किसी से आपका आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ लो डायरेक्शन आराम से। जो ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ईस्ट पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वी से याद रखना, डब्ल्यू हमेशा इधर होगा, ये हमेशा इधर होगा, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, तो उसने यहाँ पे 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट जाना शुरू किया। यहाँ से लेकर अगर मैं इसको इधर को लेकर जाता हूँ ईस्ट की ओर को, तो 20 मीटर चला गया होगा, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंच के बाद उसने देखा वेयर हिज फ्रेंड 30 मीटर हो गया। यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 30 नहीं होगा, यहाँ पे बी है, मिसप्रिंट है। बी आया, उसने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देन टुगेदर दे वॉक्ड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से फिर आगे वहां पे उसका फ्रेंड मिला बी, यहाँ पे उसको बी मिल गया, यहाँ से चलना शुरू कर रहा था, और ये 10 मीटर आगे फिर से इसी डायरेक्शन में चल पड़े, तो 10 मीटर आगे निकल गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, देन ए टर्न टू लेफ्ट एंड बी टर्न टू राइट एंड वॉक 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इट मीन, जो ए है हमारे पास वो 2 मीटर चला गया। अगर कोई बंदा इधर को जा रहा है, उसका लेफ्ट ऊपर को होगा, 2 मीटर ये इधर को चला जाएगा, और जो दूसरा बी पॉइंट है वो राइट की ओर चला और 8 मीटर चल पड़ा, तो बी यहाँ पे पहुंच गया, ए यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, आगे क्या हुआ यहाँ पर, अगेन बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अगर कोई बंदा नीचे को आएगा, इसका लेफ्ट किधर को होगा, इसका लेफ्ट इधर को आएगा, और लेफ्ट कितना गया, वो 4 मीटर चला गया। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर का डिस्टेंस किया, उसने राइट टर्न करने के बाद। ठीक है, अगेन जो बी है, बी ने लेफ्ट टर्न लिया और 4 मीटर गया। उसके बाद उसने यहाँ पे 5 मीटर लिया, जब उसने राइट टर्न लिया, तो यहाँ से अगर वो इधर को जा रहा है, इसका राइट टर्न नीचे को होगा, और यहाँ पे आके उसने यहाँ पे 5 मीटर के कवर करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया कहीं पे जहाँ पे उसका ऑफिस है। और ए की बात करने, ए यहाँ से राइट टर्न लेता है और 12 मीटर जाता है। ए यहाँ पे रुका हुआ है अभी, और यहाँ से राइट टर्न लेता है, 12 मीटर जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 था, तो आगे ले जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ए, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर आएगा। अगर ऊपर को जाएगा तो राइट इसका इधर को होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए का ऑफिस आ गया, तो उसने पूछा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ यहाँ पे दोनों ऑफिस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही वाला होगा ना, पॉइंट ये वाला जो आपस में जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आप सारे बच्चे एक चीज बताओ सिंपल सोच के, अगर मैं इसको यहाँ पर ये मिला दूं, यहाँ पर ऐसे मिला दूं, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, तो ए बी का शॉर्टेस्ट यही होगा। और अगर मैं इसको सीधा मिला देता हूं, तो यहाँ पर देखो जो बी है 5 मीटर नीचे आया था, यहाँ पे 8 मीटर यहाँ पे नीचे आया था, 2 मीटर यहाँ पे ऊपर गया था। ये तो 2 और 8 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 10 और 5 टोटल 15। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ूं, तो ये मेरे पास टोटल 15 मीटर आ जाएगा सीधा।
और ये साइड कितना होगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर था और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था टोटल हमारे पास 12, 4 यहाँ पे हो चुका है तो बचा हुआ 8 होगा, तो ये मीटर मेरे पास 8 होंगे और यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐसे, और ये 8 मीटर है और ये 15 है, ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे 17 मीटर आएगा। ये आपका सही उत्तर है। 17 क्यों आया, क्योंकि ये भी एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17 की, जो कि आपको रटनी भी है और याद भी रखनी है, बहुत बार काम आएगी पेपर के अंदर। ठीक है, ये भी एक याद रखनी है, एक 5, 12, 13 की ये भी याद रखनी है, और एक है 3, 4, 5 की। ये 3, 4 तो रट लो, बहुत आसानी से आपको एक पेपर के अंदर आता है। अभी ये वाली आ रही है 8, 15 दे रखा है तो 17 आपका उत्तर है, नहीं तो पाइथागोरस लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, कैलेंडर के ऊपर है। उसने पूछा सेम कैलेंडर बताओ। सबसे पहले जब सेम कैलेंडर आएगा तो पहले चेक करो ये नॉन लीप ईयर है या लीप ईयर है। ये हमारे पास नॉन लीप ईयर है, कैसे पता चला, क्योंकि 2009 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 का डिविजिबल लास्ट 2 डिजिट से पता चल जाता है। ठीक है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो कैसे करते हैं, तो सीधा 28 साल ऐड कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है, 28 साल ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पर आपका 2009 है तो इसके लिए एक सीक्वेंस है। वैसे तो शॉर्टकट इसके भी हैं, बट एक सीक्वेंस समझ लेते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2010 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, जितने बार आप मर्जी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाओगे तो 1 का इंक्रीमेंट, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाओगे 1 का इंक्रीमेंट, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर 1 का इंक्रीमेंट। या भी मैं यहाँ पर 2012 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट से ही पता चल गया ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 12 अगर हो गया तो 2012 भी हो जाएगा। अगर ये 12 लीप ईयर है तो लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाते जाते यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 29 फेब होगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे भी 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सारा नहीं चेक करना होता, सिर्फ 7 तक आपने ऐड करने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद जो भी आपका नंबर आएगा वो आपस में रिपीटेशन करेंगे, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 2009 2015 से रिपीट करेगा ही करेगा, 2015 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, एक बार मैं आपको दोबारा से भी समझाऊंगा। अभी होता क्या है, कई बार हम इस चीज को यहीं तक करके बात खत्म कर लेते हैं। यहां तक खत्म नहीं करना, अभी तो पेपर में क्वेश्चन है, आप करके चलेंगे। अगर अगली बार की बात करोगे नेक्स्ट टाइम, तो जरूरी नहीं आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 7 हो या फिर 7 का मल्टीपल हो। 7 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 14, 21, 28, 35, बट इतने लंबे तक जाएंगे नहीं हम। ठीक है, 14 तक हो सकता है, 14 तक हो सकता है। कब, मान लो मैं इसको यहाँ पे शुरू करता हूं और मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी मर्जी से बोल देता हूं कि यहाँ पे 2009 देखा और मैंने अपनी बार कैलकुलेशन किया और मान के चलो कि यार ये 2016 के बराबर आ गए 7 के बाद, मान लेते हैं अभी। तो ये नॉन लीप ईयर है, क्या लीप ईयर के साथ कभी कंबाइन कर सकता है, कभी नहीं कंबाइन कर सकता है, इसलिए हम इसको स्किप करके 7 कट करके फिर हम 14 के बाद देखेंगे। मतलब नॉन लीप ईयर है तो आगे भी नॉन लीप ईयर चाहिए, तो फिर 14 या 21 तक जाना पड़ता है। ठीक है, कहां पे, ये वाले पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 के बाद ये नॉन लीप ईयर आ गया फिर ठीक है, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। और इसका शॉर्टकट क्या है हमारे पास, ये जो 9 है ना, इसके आसपास चेक कर लो। जैसे इसके पीछे 2008 रहा होगा, ये लीप ईयर है। लीप ईयर के आगे वाला नंबर ही है ना ये, एक लीप ईयर से 1 नंबर आगे है, तो इसके अंदर सीधा का सीधा 6 साल ऐड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं को रिपीट कर देता हूं, 2012 आपके पास लीप ईयर है, मैं बोल दूं 2013 का बताओ रिपीट कब होगा, 6 साल ऐड कर दोगे 2019 में होगा। ठीक है, बाकी 2010, 11 के भी रिपीटेशन होते हैं, बट आपको ये प्रोसेस समझा दिया, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे 2019 मैथ के पेपर का सोल्यूशन के अंदर बहुत जल्दी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।